हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत लोग प्रिपरेशन से थोड़ा ट्रैक से हट रहे होंगे। जस्ट फेस्टिवल सीजन एंट्री होने वाला है और बिहार स्टेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ रही है। ओके। बट आप लोग कोशिश करिए अपना मोमेंटम बनाए रखने का और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहें कि आपका एग्ज़ाम डेट है 13 दिसंबर। और जस्ट फेस्टिवल के बाद आपको बहुत कम ही समय मिलेगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बेसिकली रिवीजन मॉड्यूल 2 है। और आप लोग को जैसा पता है, इससे पहले रिवीजन मॉड्यूल 1 हुआ, जिससे मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पिछले 9 से 10 मंथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाला जाए और उनका डिटेल एनालिसिस आपको बताया जाए। और कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पे भी काम कर रहे हैं हम लोग, और इसको और बढ़ाया भी जा रहा है। आज भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं आप लोग के लिए इंक्लूड किया गया है, कि मेरा मानना है पिक्चर्स के थ्रू कोई किसी भी बच्चे को किसी चीज़ को याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है। लेकिन और करंट अफेयर्स इतना ब्रॉड है कि आप लोग कितना भी करो हमेशा कम ही लगता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, जो कर रहे हैं इसको अच्छे से करें, कि इस एरिया से अगर क्वेश्चन आ गया तो हम उसको ज़रूर से ज़रूर स्कोर करेंगे वो मार्क्स, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन मॉड्यूल 2। देखते हैं क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। ओके, तो पहले देखते हैं एक पोर्टल को जिसका नाम क्या है, पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है ना। तो पीएम सूरज पोर्टल आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल है। और इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या लॉन्च किया है, पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है ना। पीएम सूरज पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। बोलने का मतलब, अगर क्या इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। फुल फॉर्म से हम लोग समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोई प्रोग्राम है, कोई पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है। समाज के उत्थान, सामाजिक उत्थान का मतलब क्या होता है, समाज का उत्थान, समाज का विकास। तो लोग कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वाले ट्रैक से पीछे है, उनका विकास करना, ठीक है ना, आम लोगों का विकास करना। एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, मतलब आपको रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जन कल्याण मास को जो हेल्प करेगा उनके रोजमर्रा के जीवन को यापन करने के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इसका एम क्या है। देखो, कोई भी आप लोग प्रोग्राम या पॉलिसीज पढ़ो, लेकिन ना पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दो। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडिंग क्या है, किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। यही सब मेन होता है आपका क्वेश्चंस फ्रेम होने का, जहाँ से चांसेस होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एम के बारे क्या है। इट एम्स टू ऑफरिंग क्रेडिट सपोर्ट। तो बेसिकली एक तरह का आप लोग को ना ऋण देने का, मतलब पैसा देने का, और मतलब क्रेडिट सपोर्ट है, ऋण देने का, टू मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मतलब जो डाउन टोडन है, जो कि कहीं आर्थिक स्थिति उतनी बहुत अच्छी नहीं है, जो लोग कुछ अपना व्यवसाय करके कुछ कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है अपने जीवन यापन के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक ऋण की फैसिलिटी, ठीक है ना, फ्री में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, एक तरह से क्रेडिट मिल रहा है, आपको बाद में मे बी उसको पे करना पड़े, ठीक है ना। ताकि आप अपने उस ऋण से, उस पैसे से आप अपना कुछ अपना छोटा मोटा व्यवसाय या अपने रोजमर्रा जीवन के लिए कुछ ऐसा चीज स्टार्ट कर पाओ, जिससे कि आपको एक छोटा मोटा रोजगार मिले। ओके, तो बेसिकली यही है आपका पीएम प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल। तो याद रखना, शॉर्टकट में आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, अब उसमें गड़बड़ गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है ना। पीएम सूरज पोर्टल मतलब ऐसा मत समझ देना कि सोलर एनर्जी के लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि जो भीड़ आई है ना एग्जाम्स में, क्या होता है, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत नॉर्मल आ जाते हैं। जो भीड़ आती है उनको साइड किया जाए। ये पिक्चर देख लो आप लोग, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन याद रहेगा, प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा दिया गया है फुट पिक। ओके, तो पीएम सूरज नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट सपोर्ट टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके लिए ये प्रोग्राम किया गया है, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, अब स्वाति पोर्टल क्या चीज़ है। स्वाति पोर्टल, पहले कुछ पोर्टल्स हम उठाए हैं जानबूझ के, क्योंकि क्या होता है ना, पोर्टल्स का नाम ऐसा होता है कि हम लोग उसके ना काम को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हम लोग को थोड़ा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैज लॉन्च द स्वाति स्वाति पोर्टल। देखो, स्वाति का ना एक फुल फॉर्म है, इसको जान लो और समझ लो। साइंस फॉर, स्वाति क्या है, साइंस फॉर विमेन
अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, ठीक है, साइंस फॉर वीमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, स्वाति का फुल फॉर्म है। ओके, अब ये क्या चीज़ है? अ डेटाबेस हाईलाइटिंग अकम्पलिशमेंट ऑफ इंडियन वुमेन इन स्टेम। बोलने का मतलब कि जो इंडियन वुमेन्स है, भारत की जो महिलाएं हैं, वो स्टेम के क्षेत्र में कितना आगे गई हैं, उनका ये एक डाटाबेस है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, भैया ये स्टेम क्या चीज़ है? ओके, तो देखो, स्टेम को जानना जरूरी है। स्टेम क्या है? एक्चुअली एक्चुअली क्या ना, बहुत सारे फील्ड को हम लोग कंबाइन करके स्टेम बोलते हैं। उसमें क्या क्या है? देखो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ये सब बेसिकली फील्ड्स हैं, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, आप लोग जैसे कोई, अभी जैसे कि अब तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मे बी आप किसी साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, कोई मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया होगा, ठीक है ना। ये मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। ओके, पढ़ाई या रिसर्च करते हैं, तो इनका हम कंबाइन करके एक नाम दिए हैं कुछ मेजर फील्ड्स का, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये जो स्वाति पोर्टल है, स्वाति पोर्टल बेसिकली आपको उन सब महिलाओं का एक डेटाबेस बना रहा है जो लोग बहुत ऊपर पोजीशन पे या फिर बहुत अच्छा हासिल किए हैं, अचीवमेंट हासिल किए हैं किन सब क्षेत्रों में, स्टेम, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेम क्या चीज़ है, स्वाति पोर्टल क्या चीज़ है। मिनिस्ट्री हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको मिनिस्ट्री में ही फंसाएगा, ठीक है ना। कहीं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दे दिया जाए तो हो सकता है आप वहाँ पे गलती कर दें। जब भी कुछ पढ़ो, तुमको ऐसा लगे कि दो तीन मिनिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और वो आंसर नहीं है, तो उसको लिख करके काट दो बगल में, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में यही सब मिनिस्ट्रीज आपको दिखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि मैंने तो कॉपी में घर में काट दिया था, तो ये आंसर नहीं होगा। कौन सा मिनिस्ट्री है इसका? इसका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये स्वाति पोर्टल जब लॉन्च हो रहा था तो उसी टाइम का पिक्चर है, आपके लिए मैं सोचा इंक्लूड कर देता हूँ। स्वाति पोर्टल लॉन्च टू प्रमोट वुमेन। अब देखो, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर आप डेटाबेस दिखाओगे विमेन लोग का, women इस साइंस के फील्ड में इतना आगे गई, इंजीनियरिंग के फील्ड में इतना आगे गई, मैथमेटिक्स में इतना आगे गई, ये कहीं ना कहीं जो आने वाली और महिलाएं हैं, जो आने वाली और पीढ़ी है महिलाओं की, वो लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ से प्रेरित होंगे। ओके, उनके लिए एज ये आइडियल काम कर सकता है कि हम लोग भी कुछ अपने अच्छे, मतलब इन सब फील्ड में, इन सब क्षेत्र में अच्छा कार्य करें। ओके, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ओके, अब जानते हैं सक्षम लिम्स क्या है। सक्षम क्या चीज है? देखो, मेरी सबसे पहले तो जान लो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये काम है, सक्षम लिम्स। फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले, लिम्स क्या चीज है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, थोड़ा आगे देखो तब समझ में आएगा क्या चीज़, हमको पता है, थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा अभी। देखो, इट सर्व्स एज अ यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल, ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड टू ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल अक्रॉस द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। सक्षम लिम्स क्या है? देखो, सक्षम एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि देश भर में जो भी हेल्थ प्रोफेशनल, स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स है ना, स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी कर्मचारी है, उनको ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है। अब समझ में आया? सक्षम क्या है? एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर में जो भी हेल्थ रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनको ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन बनाया गया है। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। और देखो, ये सब इनिशिएटिव अब क्यों लिया जा रहा है? देखो, कोविड के टाइम में अचानक से इतना बड़ा, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हेल्थ प्रोफेशनल्स लोग का, नर्सेस का कितना ज़रूरत पड़ा था अचानक से। और उस समय इतना समय नहीं था कि हम लोग कुछ ट्रेनिंग दे पाएँ या फिर कुछ रिक्रूटमेंट कर पाएँ। तो पहले से अगर हम लोग ट्रेनिंग दे करके और उनको कहीं ना कहीं मेडिकल एजुकेशन दे के तैयार रखेंगे, तो इमरजेंसी केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये सब स्टेप्स लिया गया है। ओके, मंत्रालय याद रखना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं हम लोग। सक्षम ऐप, देखो, मैं ना जानबूझ के कंफ्यूजन जो चीज़ से होगा ना, उनको साथ में क्रिएट किया। वो क्या चीज़ था? सक्षम लिम्स एक प्लेटफॉर्म था। ओके, ये क्या चीज़ है? सक्षम ऐप है, सक्षम एप्लीकेशन है एक तरह का। देखो क्या चीज़ है, इसके द्वारा है। तो अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, ओके, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
हैज लॉन्च सक्षम ऐप। तो इसके लिए एक सक्षम ऐप लॉन्च किया था किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन टू फैसिलिटेट वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना, और उनको बहुत सारी और सुविधा देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रल सर्विसेज सुविधा ये होगी कि आपका नियरेस्ट बूथ कहाँ पे है, कहाँ पे आप जाके वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जो कि दिव्यांग लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि बहुत अच्छा साबित भी हुआ है, ठीक है ना। बहुत दिव्यांग उसका यूज़ करके वोट देने के लिए पहुंचे हैं, पहले घर पे ही रहते थे। तो एक तरह पॉजिटिव अप्रोच है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ताकि जो भी वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। ओके, तो याद रखना सक्षम ऐप, ठीक है, किसके लिए? दिव्यांग लोग के लिए, ताकि वो अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, आपको यहाँ पे आते हैं हम एक्चुअली ऐप का मतलब जो थंबनेल है, जो फ्रंट पेज है, आपको दिखाने के लिए मैं कर दिया है यहाँ पे। तो सक्षम ऐप पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबल्स लोग के लिए है। सक्षम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सक्षम जो ऐप है वो कौन सी बॉडी के द्वारा, कौन सा इंस्टीट्यूशन के द्वारा निकाला गया है? दैट इज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपना रजिस्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अपना अपने नाम को, आप देख सकते हो कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ पे है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं आसानी पड़ेगा आपको वोट देने में, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। ओके, अगला पॉइंट कौन सा ऐप है? अगला पॉइंट है पैट मित्रो ऐप, ठीक है ना। मैंने कोशिश किया स्टार्टिंग में आज प्लेटफॉर्म्स मतलब पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स और ऐप को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इनसे आपको देखा जाता है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स वाले एग्जाम में बीपीएससी का, ठीक है। तो देखो पैट मित्रो ऐप क्या है? पैट मित्रो ऐप बेसिकली जूट कल्टीवेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, जूट फार्मर्स लोग के लिए है। ओके, तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ओके, भारतीय जूट निगम ने क्या किया है? टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड सपोर्टिंग जूट फार्मर्स। तो जूट फार्मर, जूट फार्मर्स लोग के लिए, किसानों के लिए जो जो जूट बनाते हैं, उनके लिए क्या किया गया है? एक पैट मित्रो ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है ना, पैट मित्रो ऐप। अब इसका काम क्या होगा, ठीक है ना, तो इसका एम है, इट एम्स टू प्रोवाइड एसेंशियल नॉलेज टू फार्मर्स। तो इसका बेसिकली काम होगा कि जो भी किसान हैं जो कि कहीं ना कहीं जूट की खेती से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि ऑप्टिमल जूट कल्टीवेशन किया जा सके और उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। बोलने का मतलब कि जूट के पैदावार के लिए क्या क्या मतलब कैसा समय अनुकूल होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है ना, सॉइल्स किस तरह का होगा, पानी किस तरह का, क्या कैसे हमको देना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन आपको पैट मित्रो ऐप पे दिए जाएंगे। जो भी किसान खेती करना चाहते हैं जूट का, वो या कर रहे हैं, वो उन इन्फॉर्मेशन को जाने और कहीं ना कहीं उससे अपना फ़ायदा उठाएं और जूट का कल्टीवेशन को बढ़ाएं, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने इनकम को भी उस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल रहा है? पैट मित्रो ऐप में। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जरूर ये सब याद रखो, ये सब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम, ठीक है ना। तो पैट मित्रो ऐप बेसिकली जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस समय ये दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? वेदर फोरकास्ट भी आपको इसमें दिख जाएगा, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज भी पता चलेगी। बोलने का मतलब जैसे कि देखो, जूट के किसान जो हैं, जो कि जो जूट मान लो खेती से जुड़े हुए हैं, अब सरकार क्या है, कहीं जूट खरीदने के लिए कहीं पे एक मार्केट लगाती है, ओके, और किसान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, किसी किसान को कि वहाँ जूट खरीदने के लिए सरकार आई है और मार्केट लगाई हुई है। अगर किसान को ये बात नहीं पता चलेगा तो वो बेचारा किसान अपना जूट कैसे बेच पाएगा? समझे बात को? इसीलिए इस तरह का एप्लीकेशन से क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले ही डिक्लेयर कर देगी कि हम इस राज्य में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने बजे इतने तारीख को खरीदने आएंगे, जो भी किसान है अपना जूट लेके वहाँ पहुँचे। ओके, तो एक्चुअली ये सब चीज़ आपका कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। पैट मित्रो नाम से याद रखना, जूट कल्टीवेशन के लिए आपको कोई हिंट इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं क्या है छठा, संदेश ऐप। संदेश ऐप क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव एम एट इम्प्रूविंग डेटा सिक्योरिटी। तो एक्चुअली ना ये डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओवरऑल आपको बताएं
कहीं ना कहीं मैसेजिंग यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल जनरल लाइफ में हम लोग मैसेजेस कैसे यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप बेसिकली बहुत कॉमन तरीका है, ठीक है ना? व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया और भी बहुत सारे चैनल हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। ओके, मे भी आपको कहीं ना कहीं इसमें डेटा लीक का कुछ 1% चांस हो सकता है। हालांकि कंपनीज तो एकदम अपने आप को फुल प्रूफ सिक्योर बताती हैं, लेकिन आपको पता होगा एक बार पेगासूस नाम से कुछ एप्लीकेशंस या वायरस ऐसा चीज़ फैल रहा था, जो कि क्या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं डेटा को लीक कर रहा था, ठीक है ना? पॉलिटिशियन तो इसका यूज़ कर रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं सारे ऐप सिक्योर नहीं होते, तो इसलिए भारत सरकार ने इस बार क्या किया है, एक संदेश ऐप का निजात किया है, बनाया है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव एम्ड एट इम्प्रूविंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? तो बोलने का मतलब एक ऐसा डेटा सिक्योरिटी वाला ऐप बनाया गया है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं और उसके थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अभी इसका इस संदेश ऐप का किसने यूज़ किया है? तो पैरामिलिट्री फोर्सेस आर सेट टू ट्रांजिशन टू संदेश ऐप। बोला जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, वो जो अपना सारा कामकाज जो होगा, वो जो भी मैसेजेस होते हैं आपके जो कहीं ना कहीं सिक्योर होने चाहिए, जो क्लिक ना हो, वो सब फुल प्रूफ सिक्योर होने चाहिए। तो ये सब के लिए, कम्युनिकेशन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो संदेश ऐप का यूज़ करेगी, ठीक है ना? ये सब आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इस सब का यूज़ नहीं, बल्कि संदेश ऐप का यूज़ करेगी फॉर ऑल इट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर्पज। तो जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना, जो भी काम का मतलब इंपॉर्टेंट डेटाज होगा, वो उसको संदेश ऐप के थ्रू शेयर किया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग इन द न्यू ईयर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो भी मैसेजिंग होगा, सरकारी काम होगी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, ये सारा चीज़ अब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है संदेश ऐप के थ्रू कर रही है। इसलिए संदेश ऐप न्यूज़ में आ गया है। आई थिंक आप लोग को अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं प्रेस सेवा पोर्टल क्या चीज़ है। प्रेस सेवा पोर्टल आखिर इसका यूज़ क्या चीज़ के लिए है और गवर्नमेंट इसको क्यों लेकर के आई है? देखो, बेसिकली क्या है ना कि न्यूज़पेपर जो भी आज के डेट में काम कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन न्यूज़पेपर को ना बहुत सारे हर्डल्स को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है ना? कभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कभी लाइसेंस का चक्कर है, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को से ज़्यादा परेशान ना हो कोई भी न्यूज़ एजेंसी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं न्यूज़ क्या है, एक तरह का चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम हर्डल्स में हमेशा फंसाए रखें, तो उसके कहीं ना कहीं हम क्या करें, उसको हैम्पर करें उसके काम को। ओके, तो इसके लिए क्या है, प्रेस सेवा पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो आओ देखते हैं इसको हम लोग डिटेल में। तो प्रेस सेवा पोर्टल द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आपको सिंपल पता है कि किसके द्वारा किया जाना चाहिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो उसने क्या लॉन्च किया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस सेवा पोर्टल बनाया है, ठीक है ना? तो प्रेस की सेवा के लिए एक्चुअली ये पोर्टल है। प्रेस हमारी सेवा के लिए होता है, लेकिन प्रेस की सेवा के लिए पोर्टल बनाया गया है। डेवलप्ड, अब कौन से धारा, कौन से एक्ट के तहत इसको बनाया गया है? डेवलप्ड अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ओके, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 बाय द, किसके द्वारा किया गया? बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? तो एक एप्लीकेशन बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम क्या है, प्रेस सेवा पोर्टल, ठीक है ना? तो क्या कर किस कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है? तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 के तहत बनाया गया है, के द्वारा बनाया गया है। तो वो द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना? अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। बन तो गया, अब देखो इसका काम क्या है। इट्स अ बिग स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड प्रोसेस। देखो, ऑटोमेशन वर्ड का मतलब समझते हो? ऑटोमेशन का मतलब एक तरह से ऑटोनॉमी होता है, या फिर किसी चीज़ के लिए ना आप किसी चीज़ को एक तरह से परमिशन बार बार देने से अच्छा है कि एक बार उसको ऑटोनॉमी दे दो कि भाई आप ये काम आप कर सकते हो, ठीक है ना? या फिर उसके प्रोसेस को इतना स्ट्रीमलाइन कर दो, स्ट्रीमलाइन बोल के कि हर्डल्स ना हो बार बार, यहाँ से क्लियरेंस वहाँ से क्लियरेंस, भाई एक जगह जाओ वहीं से आप सारा क्लियरेंस ले लो, ठीक है ना? तो ये बात है। तो इंडिया इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीटिंग ऑटोमेशन ऑफ, तो ये चीज़ है कि जो भी न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी उनको लाइसेंस या जो भी प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ वो क्या करेंगे, एक ही जगह पे जाकर के सारी चीज़ क्लियरेंस करवा के, और कहीं ना कहीं न्यूज़ डिलीवरी जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इंडिया में। और भारत अब ये काम लगभग करने वाला है, किसके थ्रू? प्रेस सेवा पोर्टल के थ्रू करने वाला।
ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि प्रेस सेवा पोर्टल का नाम क्या है। ओके, आई थिंक यहाँ पे आप गलती नहीं करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है प्रेस सेवा पोर्टल। प्रेस से ही पता चला कि सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ किया गया होगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रेस सेवा पोर्टल का एक ऐसे ही एप्लीकेशन का हम के लिए पिक लेकर के आ गए, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या है, मोबाइल में बैठे ही, घर बैठे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उसको जमा कर सकते हो, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लाइसेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा प्रेस सेवा पोर्टल। अब बोला जा रहा है कहीं ना कहीं ये जो भी मीडिया क्षेत्र है, मीडिया जगत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, इसमें डायरेक्ट पेमेंट गेटवेज का ऑप्शन है, QR बेस्ड डिजिटल बेस्ड सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो, ग्रीवेंस रिवॉल्व, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है सरकार से, अगर कुछ आपका ग्रीवेंसेज है तो उसका रेजोल्यूशन तुरंत मिलेगा किसको, जो भी प्रेस एजेंसी है, जो भी न्यूज़पेपर वाली एजेंसी है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे भेजते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स फिर से उठाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस है, ए सुनीता केजरीवाल, बी मनीष सिसोदिया, सी अतिशी मारलेना, या फिर डी राघव चड्ढा। आई थिंक ये आप लोग न्यूज़ सुने होंगे कुछ दिन पहले, जब चीफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ चार्जेस लगे जिसके कारण उन्हें उन्हें रिजिग्नेशन देना पड़ा था। ओके, देखो सही आंसर हो जाएगा आपका सी अतिशी मार लेना, ठीक है। तो सी आपका अतिशी मार लेना सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें अभी हाल में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बनाया गया है। ओके, और जान लेते हैं एक शॉर्ट में हल्का सा न्यूज़। तो देखो, हाल ही में अतिशी अतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ओके, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफे के बाद अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग जाने थोड़ा न्यूज़ के बारे, तो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली तीसरी महिला होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अतिशी जो है, इससे पहले अगर हम लोग विमेन की बात करें जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो कौन कौन है आपके, वो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, और उसके बाद अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला होगी, मतलब तीसरी महिला होगी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनेगी। ओके, तो याद रखना कहीं से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग गलती ना करें। पहला क्वेश्चन आपके लिए, whom did India defeat whom did India defeat recently in the Asian Championship Trophy। हाल ही में भारत ने एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए किसे हराया। आपके ऑप्शन है, ए दक्षिण कोरिया, बी नेपाल, चाइना, या फिर डी मलेशिया। काफ़ी इजी है ये, आप लोग आई थिंक पिछले रिवीजन मॉड्यूल 1 में देखे थे, और इसका जो सही आंसर चाइना है। तो आप लोग याद रखना इस चीज़ को कि चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। चाइना को ही भारत ने अभी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में हरा करके एशियन चैंपियनशिप खिताब जीता। ओके, देखो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस न्यूज़ को। हाल ही में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी युगराज सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया। तो एकमात्र गोल जो था वो भारत के हॉकी खिलाड़ी युगराज सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। और भारत ये मैच को 1-0 से जीता था, काफ़ी क्लोज कंपटीशन मैच हुआ था, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे ओलंपिक पदक विजेता शूटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसमें रिपीट कर दें, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अपॉइंटेड विच ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आपके ऑप्शंस हैं, ए सरबजोत सिंह, बी मनु भाकर, सी विजय कुमार, या फिर डी स्वप्निल कुसाले। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्चुअली मनु भाकर जी हैं। मनु भाकर जी को ही अभी क्या किया गया, उनको पोर्ट शिपिंग और बंदरगाह, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज क्या है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उन्हें अपना क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, ठीक है ना, इसे मनु भाकर जी को। आपको पता है इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, और थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर, एक डबल ओलंपिक पदक विजेता
निशानेबाजी में इन्होंने मिला था, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान किया। ओके, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, केंद्रीय मतलब नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो कौन होगी? अनु भाकर जी होंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर विच वाज लॉन्च रिसेंटली? क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है? हाल ही में लॉन्च की गई ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर संजीव कुमार, बी अशोक रोहतागी, सी अनुपम मित्तल, या फिर डी पीयूष त्रिपाठी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर संजीव कुमार। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आता है, तो बुक का नाम क्या है? ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, और किसके द्वारा है? तो डॉक्टर संजीव कुमार का है। ठीक है ना, ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। देखते हैं, तो संजीव कुमार द्वारा लिखित ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई है। पुस्तक गुप्ता वंश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो बेसिकली गुप्त वंश के बारे ये जानकारी प्रदान करती है, जो भारत के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक काल में से एक है। तो अगर हम लोग बात कर ले, आपको पता है कि गुप्ता, मौर्य, ये सब जो थे कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके डायनेसिटीज रहे हैं। ठीक है ना, गुप्ता पुस्तक गुप्ता वंश में अनुभव पुस्तक गुप्ता वंश में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बोलने का मतलब कि आपको पता होगा कि जो आपका ये बुक्स है, क्या नाम है? ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये कहीं ना कहीं हम लोग को क्या होगा कि गुप्ता पीरियड्स के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए जाएंगे। ठीक है ना, गुप्ता पीरियड्स के बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हमको पता चलेगा, गुप्ता डायनासिटीज़ के बारे में। ठीक है ना, तो ये सब बुक्स कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा, भारत के इतिहास को दर्शाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का अभी दूसरा इंडिया कॉन्क्लेव मीटिंग कहाँ हुआ था? ओके, वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया कंक्लूजन कॉन्क्लेव हेल्ड? हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूसिव कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी भोपाल, सी हैदराबाद, या फिर डी न्यू दिल्ली। तो देखो, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी था अभी उसका जो सेकंड कॉन्क्लेव मीटिंग हुआ था वो बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। नाडा का जो अभी सेकंड इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक ये तो गेस कर सकते होगे आप लोग, थोड़ा टफ नहीं होगा। ठीक है ना, नाडा बड़ा एजेंसी है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली ऑन September 18th फॉलोइंग द फर्स्ट कॉन्क्लेव हेल्ड इन दिसंबर। तो पहला जो कॉन्क्लेव था वो पिछले साल दिसंबर 2022 मतलब 2022 में किया गया था। इट वाज हेल्ड अलाउंड, इस बार का जो मीटिंग था न्यू दिल्ली में जो किया गया था सेकंड नाडा इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव, इट वाज हेल्ड अलोंगसाइड इंटरनेशनल मीटिंग्स अंडर यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन। तो यूनेस्को का भी एक एंटी डोपिंग कन्वेंशन होता है। देखो, डोपिंग का मतलब अगर नहीं पता तो आपको बता दें। तो डोपिंग क्या होता है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो लोग डोपिंग के थ्रू क्या करते हैं ना, कि डोपिंग एक्चुअली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ है जिसके थ्रू कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक है ना, जैसे कि रनर है तो बहुत तेज़ दौड़ पाएगा, वेट लिफ्टर है तो बहुत भारी वजन उठा लेगा, क्या वो केमिकल सब्सटेंस को कंज्यूम करके। बेसिकली एस्टेरॉइड्स होते हैं और बहुत तरह के टैबलेट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं। ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स एक तरह का है। तो एक्चुअली ये सब बैन है, स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ बैन है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत सारे एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जो कि डोपिंग को रोकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है पूरा डोपिंग का कहानी। आई थिंक अगर जिसको नहीं पता हो वो जान लो। और इसी के लिए जो इस बार का नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसका जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना,
और इसके साथ साथ और एक मीटिंग हुई थी जो कि और हाई लेवल पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे डोपिंग को रोकती है, मतलब इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस को मतलब पे बैन लगाती है। वो क्या है? यूनेस्को का, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जो वो भी क्या करती है, एंटी डोपिंग पे काम करती है। तो दोनों की मीटिंग लगभग साथ बाई साथ, साथ साथ ही दोनों की मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, डोपिंग को रोकने के लिए। आई थिंक अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हेल्ड? हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी ब्राजील। तो देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, हमको पता है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का जो भी चीज़ है इस बार कहाँ हो रहा है, रशिया में हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन रशिया में हो रहा है, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो ब्रिक्स से रिलेटेड वो कहाँ होंगी, रशिया में ही होंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ गलती नहीं करना, ठीक है ना। बेसिकली नवंबर के महीने में ये सब जो फाइनल मीटिंग है वो सब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप जानते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये शायद सेंट पीटर्सबर्ग में ये मीटिंग हुआ था आपका, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वाला। अजीत डोभाल जी गए थे भारत से। ओके, आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? आपके ऑप्शन है ए 61st, बी 62nd, सी 63rd या फिर डी 64th। ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 63rd, सी 63rd, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, सी 63rd आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना हम लोगों को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 63rd पोजीशन पे है। ओके, और ये 2024 का डाटा है। मूव करते हैं हम लोग आगे। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? देखो, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है ना, तुम जान रहे हो कि कहीं ना कहीं जितने भी देश हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो इन सब एनर्जी से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, प्रदूषण होता है एक तरह से। तो इनको कम यूज किया जाए और क्या ज़्यादा यूज किया जाए, रिन्यूएबल सोर्सेज, नवीनीकरण ऊर्जा ज़्यादा यूज किया जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया या फिर विंड एनर्जी हो गया। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कोशिश किया जा रहा है ज़्यादा यूज़ किया जाए। इनसे क्या होता है ना, इनसे प्रदूषण बहुत कम फैलता है। तो ये जो एक्चुअली ट्रांजिशन का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग एक एक स्टेट से, बोलने का मतलब जो हम लोग कोल पेट्रोलियम में सब यूज़ करते थे, वहाँ से हम लोग किस में शिफ्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब पे आ रहे हैं। तो इसको मेजर करने वाली जो कंपनी होता है वही देखती है ट्रांजिशन इंडेक्स, कि कौन सा देश कितना ये काम पे सही कर रहा है, ट्रांजिशन करने वाला अपने आप को इस चीज़ से, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो कि ज़्यादा उत्सर्जन करती है, ज़्यादा प्रदूषण करती है, उनसे इधर ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है ना। ग्रीन एनर्जी बेसिकली सोलर एनर्जी हो गए और विंड एनर्जी और भी बहुत सारे, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब चीज़ें। तो भारत का स्थान इसमें कितना है, 63वां है। ओके, आओ देखते हैं। इंडिया रैंक 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज इन 2024 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ओके, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत को कितनावां स्थान प्राप्त हुआ, 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कितने कंट्री को जज किया था, 120 कंट्री को जज किया गया था। अब ये जो रैंकिंग है निकालता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालती है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। विश्व आर्थिक मंच निकालती है आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें भारत को इस बार जो स्थान है 63rd स्थान मिला है, और 2023 में भारत का स्थान 67 था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट है, हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचे हैं एनर्जी ट्रांजिशन में। और सही बात है, भारत कोशिश भी कर रहा है बहुत ज़्यादा कि जो भी एनर्जी का सोर्सेज है वो नवीनीकरण ऊर्जा से हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो, ठीक है ना, ताकि पॉल्यूशन लेवल कम किया जा सके। ओके, और अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार आईडी बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अपार आईडी या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग को पहले एक डिटेल हम इसके बारे में बता दें, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग ये क्वेश्चन करने में सक्षम हो सके, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा पहले हम लोग अपार आईडी के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री क्या चीज़ है? स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, ये क्या चीज़ है और ये स्टूडेंट्स लोग के लिए इनिशिएटिव क्या लिया गया है और जानते हैं पहले इसके बारे में। तो अपार अपार जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर न्यू वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका अपार आईडी या एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है ना। और कौन सा प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ओके, पढ़ते हैं हम लोग अबाउट अपार के बारे में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 20 में आया था, उसी के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको जैसे लॉन्च करने में टाइम लग जाता है ना, ठीक है। तो ये 2020 का पार्ट 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट था जिसको अभी लॉन्च किया जा रहा है। द अपार आईडी जो ये है आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता जो है, इज यूनिक टू ईच स्टूडेंट। बोला जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक खाता, इस तरह का रजिस्ट्री, एक तरह का अकाउंट बनाया जा रहा है, ठीक है ना। दैट विल ट्रैक द एजुकेशन, बोलने का मतलब कि उसका पर्सनल एजुकेशन किस तरह से चल रहा है उसको वो चीज़ मॉनिटर करेगा। वो देखेगा कि इट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स अबाउट द स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी था। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या मतलब किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है अपने एजुकेशन में, या फिर एजुकेशन के साथ साथ स्कूल की और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया या गेम्स हो गया। तो ये पता लगाने के लिए एक्चुअली भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने आपका क्या लॉन्च किया है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है ना। एक खाता, एक अकाउंट लॉन्च किया जिसमें सारा चीज़ उसका विश्लेषण किया जाएगा, सारा चीज़ उसका बताया जाएगा कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है ये पढ़ने में ठीक है या फिर ये खेलने में ठीक है, जिससे कि भारत सरकार भी उस स्टूडेंट्स के मतलब कि टैलेंट को यूज़ कर पाए आगे। तो काफ़ी ज़्यादा तुम बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से बच्चों को मोटिवेट करने वाला, और सरकार को कहीं ना कहीं अच्छे टैलेंट मिलेंगे इसके द्वारा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इट विल बी लिंक्ड टू द स्टूडेंट्स आधार आईडी। तो ये जो अकाउंट होगा आपका स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जो खाता होगा वो स्टूडेंट जो होगा उसका आधार आईडी से लिंक रहेगा, ठीक है ना। बट विल नॉट रिप्लेस इट, बोलने का मतलब उसके आधार आईडी से लिंक रहेगा लेकिन उसके आधार आईडी को रिप्लेस नहीं कर देगा। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। किसी भी बच्चे का जो ये अकाउंट बनाया जा रहा है उसको आधार आईडी से लिंक कर दे रहे हैं, आधार कार्ड से लिंक कर दे रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड से लिंक करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो जो ये आईडी है इसके बदले आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आधार कार्ड अलग चीज़ है, ये आईडी अलग चीज़ है। बस इन दोनों को लिंक किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आप लोग इसको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो गए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपार आईडी से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है अपार आईडी इज यूनिक टू ईच स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है आधार आईडी विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अपार आईडी। देखते हैं क्वेश्चन आराम से, देखते हैं फिर से क्या है। स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री अपार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, अपार आईडी प्रत्येक छात्र के लिए अद्वितीय होगा, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। दूसरा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है। तीसरा, अपार आईडी जगह आधार आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें सही हो गए? आपके ऑप्शन है A 1 and 2 ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, या फिर D 1 2 and 3। देखो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, हम लोग एक एक करके आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अपार आईडी यूनिक टू ईच स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़े थे कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए अद्वितीय होगा, उसका अपना अपार आईडी होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दी हाँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही पार्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तो आपके पास अब तो ये क्लियर हो गया, या तो 1 and 2 ओनली होगा या फिर 1 2 and 3 ओनली होगा, क्योंकि 1 2 तो सही ही है। ओके, तो दो ऑप्शन तो बेसिकली छट गए, बी और सी तो खत्म हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। आधार आईडी विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अपार आईडी। नहीं, ये आपको समझाया था मैंने अभी
कि आधार आईडी को लिंक भले कर देंगे अपार आईडी के साथ, लेकिन आधार आईडी क्या होता है, अपार आईडी के बदले नहीं यूज होगा। दोनों का अपना अपना काम है, ठीक है ना। तो कोई किसी के बदले यूज नहीं होगा, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे हम लोग का जैसे बैंक में अकाउंट होता है, तो हम लोग आधार कार्ड लिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन हमारा तो एक पैन कार्ड भी तो होता है ना उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो पैन कार्ड अलग चीज़ है, उसका यूज़ अलग चीज़ है, और आधार कार्ड अलग चीज़ है, ठीक है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए 1 एंड 2 ओनली, केवल 1 और 2। ओके, देख लो और समझ लो अच्छे से। वो स्टेटमेंट वाइज हम लोग इस पर ट्राई करें एक दो क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी क्या है ना, कहीं कहीं यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एग्जाम में आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आश्चर्य मत होना, और थोड़ा प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। पार आईडी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ओके, और पढ़ते हैं अब हम लोग ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023। क्या है ये, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। हम काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, पहले पोर्टल्स था, फिर अब एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो क्या ना, ये सब रिवीजन वाला बैच चल रहा है, ठीक है ना, रिवीजन वाला क्लासेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। बीपीएससी में 30 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसमें हम लोग कोशिश करना है 25+ मार्क्स लाना है। तो हम लोग को हर एक सेक्शंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना पेशेंस लेवल को बनाए रखो, और धीरे धीरे ये चीज़ अभी और आगे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। क्लासेस लगभग 1-1 घंटा तक जाएंगी। ओके, तो आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखो, चीज़ों को नोट डाउन करते रहो। पूरा अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग कुछ उसके टॉपिक्स को दिमाग में रखो, आंसर डायरेक्ट याद कर लो, ताकि आप लोग एग्जाम्स में स्कोर कर पाओ मार्क्स। इस बार 70 बीपीएससी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दो हाथ से, जितना मेहनत करना है कर लो, ठीक है ना। एक सीट जरूर इस बार पक्का कर लो, 2000 से प्लस सीट है इस बार। तो पेरेंट्स को भी तुम नहीं बोल पाओगे कुछ भी चीज़, उनको ही पता है कि 2000 से ज़्यादा सीट आई है। तो बाबू इस बार अगर हो नहीं हुआ तो कहीं भी आप किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे, और अगर हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आओ मेहनत करते हैं, आगे देखते हैं। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023। सबसे पहले किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन विथ एंशिएंट डिक्लेरेशन। हम बताएंगे एंशिएंट डिक्लेरेशन क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले जानते हैं एंशिएंट डिक्लेरेशन ही क्या चीज़ है। तो एंशिएंट डिक्लेरेशन एक्चुअली 2015 में अडॉप्ट किया गया था, कहाँ पे, एट वर्ल्ड एजुकेशन फोरम हेल्ड इन इंचियोन, जो कि कोरिया में पड़ता है। तो कोरिया में बेसिकली एक जगह है इंचियोन, वहीं पे एक्चुअली वहाँ पे मीटिंग हुआ था, बहुत सारे एजुकेशन संस्था के बड़े बड़े टॉप एनजीओ हो गए या रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, वहाँ मिले थे। इट constitutes the commitment of the education community to education 2023 एंड 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया यहाँ पे, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो क्या चीज़ है ना, कि 2015 में साउथ कोरिया में एक जगह है इंचियोन, ठीक है ना, वहाँ पे बैठक हुआ, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड हो गए, एनजीओ हो गया, उन सब के द्वारा, ठीक है। उन लोग मिलकर डिसाइड किए 2015 में, ये चीज़ डिसाइड किए कि 2030 तक एजुकेशन को एक तरह से इस तरह से डेवलप करना है, उसको इस तरह से सस्टेनेबल वे में आगे लेके जाना है कि 2030 तक जो भी आदमी चाहे कि उसको एजुकेट होना है, उसको एजुकेशन ग्रहण करना है, वो सक्षम हो इस पर्टिकुलर चीज़ को अवेल करने के लिए, ठीक है ना। अब मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल है, कोई बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड जगह है, जहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, किसी तरह का स्कूल नहीं, स्कूल तो बहुत दूर की बात समझो, कोई नेट कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो वो आदमी अगर चाहे कि उसको एजुकेट होना है, शिक्षित होना है, तो कैसे शिक्षित हो सकता है, उसके लिए कुछ कुछ तो हो उसके लिए, कि हाँ भाई क्या चीज़ होता है शिक्षित होना, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एक बेसिक लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म तो उसको मिले। तो 2015 में इसी के लिए मीटिंग हुआ था, कहाँ, इंचियोन में। इंचियोन कहाँ है, साउथ कोरिया में। वहीं पे बात किए सारे एनजीओस के, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो बड़े बड़े हेड हैं, पर्सनस हैं, और एनजीओज हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हम लोग एजुकेशन को इतना विस्तारीकरण करेंगे, उतना फैलाएंगे कि वो 2030 तक लगभग हर एक आदमी उस एजुकेशन को ग्रहण कर पाए, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली इंचियोन डिक्लेरेशन था, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ओके, अब ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का इस बार जो जो रिपोर्ट निकला है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, किसके द्वारा निकलता है, यूनेस्को के द्वारा। इस बार जो टाइटल से निकाला गया उसका उसका टाइटल है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अ टूल ऑन हुज टर्म्स।
बहुत ही ज़्यादा वेग है, बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट है, आपको एकदम समझ नहीं आ रहा होगा। मैं बताता हूँ, देखो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, देखो हम और आप एक दूसरे से अभी कनेक्टेड हैं, तो कैसे नेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे शूटिंग चल रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख पा रहे हैं, और आपके पास भी वो फैसिलिटीज़ हैं, आप भी नेट का रिचार्ज कराए हैं, आपके पास भी टैब या मोबाइल है जिससे आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो ओके, तो एजुकेशन आज के डेट में ऐसा हो गया ना कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के बिना एजुकेशन का आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है उसको घर घर तक पहुंचाना। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, वही चीज़ लिखा हुआ, अ टूल ऑन हुज टर्म्स। आपके पास मोबाइल है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ और भी कर सकते थे अभी मोबाइल पे, लेकिन आप पढ़ाई करना चूज़ किए हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन आप उसका यूज़ किस तरह से उपयोग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, टेक्नोलॉजी ऑन हुज टर्म्स, ठीक है, कि आपको संसाधन दिए जाते हैं, लेकिन आप उस संसाधन का उपयोग किस तरह से करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही उपयोग उस संसाधन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ एजुकेशन पे भी है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट विश्व शिक्षा निगरानी बोर्ड 2023। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और रिपोर्ट है एजुकेशन से रिलेटेड आपका। ओके, जानते हैं उसको, तो देखो एक होता है एसर रिपोर्ट, ठीक है ना। तो एसर रिपोर्ट देखो, ये एक्चुअली रिपोर्ट आपका जो शुरू हुआ था इसका एनालिसिस करना वो 2022 में हुआ था, ठीक है ना। इसका रिजल्ट अभी आ रहा है, मतलब इसका जो आउटपुट है, जो क्या रिपोर्ट में आया वो अभी तुम्हारा 2023 के लास्ट में आया था, ठीक है ना। तो हम लोग को इसलिए ज़रूरी होगा इस चीज़ को देखना। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है ये एजुकेशन के फील्ड में, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। तो एसर रिपोर्ट 2022 report shows that government schools saw a sharp rise in enrollment for the first time in 16 years। ये रिपोर्ट में क्या देखा गया, देखा गया कि रिपोर्ट में पता चला कि सरकारी स्कूल में 16 वर्षों में पहली बार नामांकन में तेजी से वृद्धि देखी गई है। पहले क्या था, सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में बहुत तेज़ी से नामांकन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो आप इसको कोट कर सकते हो अपने मेंस के एग्जाम में या प्री में, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ गया तो आप लोग हाँ सही कर सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये चीज़ बेसिकली रिपोर्ट में पाया गया। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे। तो एसर, जो एसर रिपोर्ट है, पहले हम लोग कुछ फाइंडिंग्स देख लिए, छोटा सा फाइंडिंग देख लिया, उसके बाद फिर उस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। अच्छा ये रिपोर्ट क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो एसर जो है एक तरह का, एसर रिपोर्ट जो है, एसर रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखें तो एक तरह का गैर सरकारी संगठन प्रथमा द्वारा निकाला जाता है। तो एक तरह का एसर जो है एक हाउस होल्ड सर्वे बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है ना। समझो यहाँ पे आराम से समझते हैं चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है ना। देखो तो एसर रिपोर्ट का हम लोग देख लिया कि भाई सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ गया है, यही तो एक पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसर एक तरह का हाउस होल्ड सर्वे है। हाउस होल्ड सर्वे का मतलब क्या होता है, घर घर जा करके जो रिपोर्ट निकाला जाए, घर घर जा करके पूछते हैं आपसे कि आपका कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो निकाला है, ये पता क्या जाता है, वो हाउस होल्ड सर्वे बोलते हैं उसको। किसके द्वारा किया जाता है, तो कंडक्टेड बाय एन एनजीओ, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थान है, प्रथमा। ओके, तो प्रथमा एक एनजीओ है, गैर सरकारी संस्थान है, जो कि एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालती है। और ये कैसे सर्वे करती है, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे करती है, घरेलू सर्वेक्षण होता है इसमें। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या ये घरेलू सर्वेक्षण है या फिर स्कूल में जाके सर्वेक्षण किया जाता है, नहीं जी, ये एक क्या है, एक घरेलू सर्वेक्षण है, स्कूल में जाकर के सर्वे नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। कवरिंग चिल्ड्रेन, ये बच्चों को कवर किया जाता है इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 16 ईयर। तो 3 से 16 साल के बच्चों का एक्चुअली चेक किया जाता है कि वो लोग कितने कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है। ठीक है, किसके द्वारा, तो प्रथमा एक एनजीओ है उसके द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इट रिकॉर्ड्स देयर स्कूलिंग स्टेटस एंड असेस देयर बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स। तो बोला जा रहा है कि ये क्या करते हैं, जो एनजीओ प्रथमा वाले, जो एनजीओ वाले हैं, वो लोग घर घर जाते हैं,
देखते हैं 3 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों के बारे जानते हैं कितने कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको बेसिक रीडिंग आता है कि नहीं, उनको बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आता है कि नहीं, तो ये सब चीज़ का वो लोग बेसिकली जांच करते हैं और फाइनली एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये सर के द्वारा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आए यहाँ से तो आप लोग इसको सही जरूर करना। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। सर रिपोर्ट हम लोग देख लिए। अब देखो कुछ स्कीम्स है एजुकेशन से रिलेटेड, हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा तुम्हारा, आज हम लोग कहीं ना कहीं जो पोर्टल वाला सेक्शन था वो कवर कर लिए और उसके बाद फिर एजुकेशन से कुछ चीज़ें कवर कर लिए, ठीक है ना। तो पीएम उषा स्कीम क्या है? तो पीएम उषा स्कीम एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है, ठीक है ना। तो उसमें फंडिंग बेसिकली दोनों की तरफ से होगा, भारत सरकार के द्वारा भी होगा, राज्य सरकार के द्वारा भी होगा। लेकिन एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है? वो एक्चुअली ऐसा स्कीम है जिसमें ज़्यादा मतलब भारत सरकार का ही लगभग 100% निवेश रहता है। जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो पैसा फंडिंग होगा, वो भारत सरकार के द्वारा ही रहता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार क्या है, राज्य सरकार को काम दे सकती है, ओके। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो फंडिंग होगा वो पूरी भारत सरकार के द्वारा होगा। लेकिन ये क्या चीज़ है, पीएम उषा स्कीम? तो पीएम उषा स्कीम एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना, जिसमें कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फंडिंग करेगी, काम करेगी। आओ देखते हैं। तो इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है आपका पीएम उषा स्कीम, इसलिए है टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखो, हायर एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए है इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को डेवलप करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या निकाला गया है, एक केंद्र प्रायोजित योजना निकाली गई है जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसका नाम क्या है, पीएम उषा स्कीम नाम। ओके, वेरी क्लियर। आप लोग इस चीज को याद रख कर लेना और समझ लेना जरूर से, ठीक है। नाम आए पीएम उषा स्कीम, अगर आप नहीं पढ़िएगा यहाँ पे तो आप एग्जाम में मार्क्स नहीं ले पाइएगा, ठीक है। याद करो ये सब चीजों को। और आगे देखते हैं दीक्षा क्या चीज है भाई? तो सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ये क्या चीज है? इट इज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। बोलने का मतलब कि ये शिक्षा संस्थानों में ये पढ़ाई के लिए, मतलब पूरे देश के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नाम क्या है? दीक्षा। यहाँ से बेसिकली क्या होगा, स्कूल एजुकेशन जो भी है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मतलब हर एक बच्चे के लिए वहाँ से हम लोग मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, इसको इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। अगर स्कूल का ऑनलाइन एजुकेशन है पूरे देश के लिए तो वो कहाँ होगा, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड होते रहेगा, आप लोग वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है दीक्षा फुल फॉर्म? बेसिकली आप लोग फुल फॉर्म पे ध्यान दो, हर एक क्वेश्चन का ना अपना एक जोन होता है जिससे कि वो क्वेश्चन बनाया जाता है। दीक्षा से अगर क्वेश्चन आया तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है ना। फिर से मैं बोलता हूँ, दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे काम करता है पूरे देश के लिए। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए पोर्टल या प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहाँ पर स्कूल एजुकेशन जो है वहाँ से वितरण किया जा सकता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को दिया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं, एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पद्मा अवार्ड्स, ठीक है ना। तो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए। पद्मा पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है, पहला, फॉर द ईयर 2024 132 पद्मा अवार्ड्स हैज बीन अप्रूव्ड। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कुल 132 पद्मा पुरस्कार की मंजूरी दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है पद्मा अवार्ड्स पर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, और पद्मा पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा था चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमेटी इज होम मिनिस्टर।
पद्मा पुरस्कार समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आपके ये क्वेश्चंस हैं, आप बताओ आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बीपीएससी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे 70 बीपीएससी वाले एग्जाम में, तब भी आप उसके लिए सक्षम हो उसका आंसर देने में, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। इन केस आपको नहीं पता है तो रिवीजन मॉड्यूल 1 देखें, डिटेल आपको पद्मा अवार्ड्स के बारे में वहाँ पर डिटेल आपको हर चीज़ बताया गया है, ठीक है ना। आपके लिए आज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है आप लोग नेक्स्ट टाइम से ज़रूर सारे रिवीजन मॉड्यूल को देखें। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फॉर द ईयर 2024 टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड। जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी गई है। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें कि पद्मा अवार्ड्स कब से उसका इंस्टीट्यूशन कब से बना, तो पद्मा अवार्ड्स पर इंस्टीट्यूट इनको शुरुआत 1954 से की गई। ये भी बात एकदम सही है, ठीक है ना। तो पद्मा पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। ओके, आगे देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज होम मिनिस्टर। क्या बोल रहा है कि पद्मा पुरस्कार समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। पद्मा अवार्ड्स कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमेटी, ठीक है ना। होम मिनिस्टर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर सही है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ओके, और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 and 2 ओनली। तो केवल 1 और 2 कथन यहाँ पे सही होंगे, ओके। जो चेयरमैन होता है पद्मा अवार्ड्स कमेटी का वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को अब याद रहेगा, बट फिर भी मैं चाहूँगा आप लोग रिवीजन मॉड्यूल 1 देख लीजिए अच्छे से, उसमें डिटेल और बताया गया है इसमें, ठीक है ना। पद्मा अवार्ड्स में क्या क्या है, पद्म विभूषण है, उसके बाद फिर पद्म भूषण है, उसके नीचे फिर पद्मश्री है। तो इनका ऑर्डर समझने के लिए आप लोग के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है ना। आप लोग को मैच द कॉलम में आ सकता है डिस्क्रिप्शन में कि पद्म विभूषण क्या होता है, पद्म भूषण क्या होता है, पद्मश्री क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो पद्मा पुरस्कार भी है उसमें, तो आप लोग अगर देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उसके साथ रिवीजन मॉड्यूल 1 में और भी बहुत सारे टॉपिक, भारत रत्न हो गया, इन सब चीज़ों को भी कवर किया गया है, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी टाइम मिले तो आप रिवीजन मॉड्यूल 1 भी देखें, और ये सारे रिवीजन मॉड्यूल को ज़रूर देखें आप, जिससे कि आपका 70 बीपीएससी का तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना। डेस्टिनेशन आइस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग रिवीजन मॉड्यूल ऐसे लाते रहेंगे अभी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।